4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, जहां मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वही दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां अभी तक 50% से ज्यादा मतदान हो गया है। तीसरी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वही चौथी खबर राहुल गांधी के खिलाफ दिए हिट स्पीच को लेकर, जहां पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करके ये योजना बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालें। वन इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए और दूसरी विषय में चर्चा करने लग जाए। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं मांगे कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारों को रोजगार देने का क्या हुआ, जो कानून व्यवस्था का क्या हाल है, देश के अंदर जो गरीबी बढ़ रही है उसका क्या है, उसको उसके लिए निजात के लिए आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो। उन मुद्दों से इनके जो झूठे वादे थे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके का लाते हैं। आप बताइए कि महिला आरक्षण का क्या हुआ साहब? महिला आरक्षण का बिल पास कराया, सबने सर्वसम्मति से किया, क्या लागू हो गया क्या? वो उसी तरीके से ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये केवल प्रोपोगंडा है, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। 101% ये कानून नहीं बनेगा, इनसे पास नहीं होगा। घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसका वादा किया था और 15 अगस्त को भी लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इसकी वकालत की थी, जिसके बाद अब मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, आखिर क्या कुछ इसमें चुनौतियां होंगी या कितना ये आसान होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर स्वागत है बहुत बहुत आपका इंडिया हाइट पर। नमस्कार नमस्कार। अमिताभ जी, देखिए जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते लगातार भारतीय जनता पार्टी करते आई है, लेकिन अब इस बीच जब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, कितना आसान होने वाला है इस मोदी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सबके सामने लेकर आना, सबके मतों को एक साथ लेकर आना, कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसको अप्रूव कराना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन जिस सरकार का बहुमत होता है संसद में वही सरकार बनती है, तो बहुमत तो इनके पास है, तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा। निश्चित रूप से बहुत से विरोध का और चर्चाओं का सामना करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है वो मोदी सरकार की का संकल्प था, प्रतिबद्धता थी कि वो इसको लागू करेगी, इसलिए उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया है और सत्र में विधेयक लाया जाएगा। और चर्चाओं के बाद मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पास हो जाएगा। बाधाएं जो भी आए उसको रोक पाना इनके लिए, लेकिन विपक्ष इस बार हमलेवार है अमिताभ जी। जिस तरह से हमने देखा, राहुल गांधी भी लगातार हमलावर, अखिलेश यादव भी लगातार हमला करते नजर आते हैं और तमाम ऐसे फैसलों को पीछे भी लेना पड़ा है। कई फैसला मोदी सरकार जो है उस पर बैकफुट पर आते नजर आई है विपक्ष के दबाव पर। इस बीच क्या आसान होगा क्या, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से देखिए चर्चा होना, बहस होना, विरोध होना, ये सब सामान्य बातें हैं।
और ये अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि आपको तार्किक ढंग से बिल के विरोध में अपने तर्कों को पेश करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सही बिंदु उठा के लाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं जिसमें जो भी आ रहा है उसमें संशोधन की जरूरत महसूस हो, तो जैसे वो प्रवर समिति को भी जा सकता है। अगर इनके पास कोई खास तार्किक बिंदु नहीं होंगे, मुद्दे नहीं होंगे, तो वो सीधे पास भी हो सकता है। उसमें कोई मुझे गलत नहीं लगता है। लेकिन कुछ स्पष्ट चीजें लेकर के सामने आनी पड़ेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुझे ज्यादातर जो महसूस होता है, ये विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है इस सिलसिले में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब एक साथ सारे देश में जब इलेक्शन हो जाएगा तो उससे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है वो है देश को आर्थिक लाभ होना है। बहुत से पैसों की बचत होगी। लगातार इलेक्शंस होते रहने से, बार बार इलेक्शंस होते रहने से पैसों का खर्च जो है बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ा फायदा वहां पे होना है। दूसरा, सरकारों को काम करने के लिए एक लंबा 4-4.5 साल का पूरा सीधा जो है अवधि मिलेगी, रास्ता मिलेगा, जिसमें उसके पास कोई भी इस तरह की बाधाएं नहीं होंगी कि इलेक्शन हो रहा है इसलिए रुक जाए और योजनाओं पे ग्रहण लगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिससे क्या है कि सिलसिलेवार से और एक रस में जब काम हो रहा होता है तो बेहतर ढंग से उसको अंजाम देने के चांसेस बनते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा निर्णय ये है। हाँ, शुरुआत में जरूर होगा कि कुछ सरकारों का जो स्टेट्स है वहां पे कुछ सरकारों की अवधि जो है, वही कार्यकाल की बात मैं आपसे पूछने ही वाला था अमिताभ जी, कि कैसे होगा। मान लीजिए कुछ राज्यों में जो अभी राज्य सरकारें जो चल रही हैं उनके क्या कार्यकाल को भंग कर दिया जाएगा। प्रक्रियाओं पर मैं बात करना चाहता था आपसे, हालांकि आपने जिक्र भी कर दिया। क्या कैसे प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी? क्या राज्य सरकारों की जो कार्यकाल है उसको भंग कर दिया जाएगा तब जाकर चुनाव किया जाएगा? क्योंकि ऐसे तमाम जो राज्य हैं वहां जहां भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, तो मान लीजिए ये लागू भी होता है तो क्या राज्य सरकार के कार्यकाल को भंग कर दिया जाएगा? क्या वो राज्य सरकार जहां भाजपा शासित, जहां मुख्यमंत्री नहीं है, जहां उनकी सरकार नहीं है, क्या वो लोग राजी हो पाएंगे? तो नेताओं को मनाना और पार्टियों को मनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी मुझे लगता है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, यह एक विधायी कार्य है। अगर संसद में ये विधेयक पास हो जाता है और यह कानून बन जाता है राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के बाद, फिर सबके लिए बाध्यता होगी ना इसको मानना। तो कानून में संशोधन तो करना ही पड़ेगा। कानून हाँ, में संशोधन, बिना कानून संशोधन से तो ये पूरी प्रक्रिया होगी नहीं जी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि महामहिम रहे रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने ऐसी तकनीकी जो बाधाएं हैं उनके लिए क्या रास्ता निकाला है। जब बिल सामने आएगा तो उसमें एक एक पॉइंट पे चीजें सामने आएंगी, तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला है, कैसे राज्यों को राजी किया जाएगा, कैसे कार्यकाल छोटा किया जाएगा या विस्तृत किया जाएगा। और केवल कार्यकाल छोटा करने की बात नहीं है, भविष्य में भी जब ऐसा होगा कि मान लीजिए कहीं पे सरकार भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तो उसका बाकी जो 2.5 साल 3 साल का जो अवधि होगी उस दौरान कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार चलेगी। क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार होने की बात तय हो गई है। उस दौरान क्या मिलीजुली सरकार बन जाएगी या कुछ और व्यवस्था उसके लिए दी गई है, वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। वो उस विधेयक में आएगा। तो जब तक विधेयक सामने नहीं आता, उसके पॉइंट सामने नहीं आते, अभी हम केवल अनुमान से बातें कर सकते हैं कि उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। अभी कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि 6 महीने से कम रह जाता है, किसी कोई सरकार गिर जाती है तो उसको चलने दिया जाता है। 6 महीने राष्ट्रपति शासन लग जाता है और वो काम करती रहती है सरकार, जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट उसका जो होता है। तो उस ढंग की कोई व्यवस्था भी हो सकती है या सभी दलों को मिला करके एक सरकार बन सकती है। ये सारी चीजें जो हैं वो बिल जब सामने आएगा, उसके प्रावधान सामने आएंगे, तब वो स्पष्ट होगा। लेकिन अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए, इसलिए क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी डर बना रहता है। वर्चस्व की जो बात होती है, उनको लगता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी, दब जाएंगी जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पैरों तले। तो उनके डर को कैसे फिर वो सामने लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी या मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो कैसे उनको समझा पाएगी? क्योंकि ये तो होगा, देखिए जब एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होगा तो वर्चस्व की बात तो कहीं ना कहीं फंसती आएगी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। इस चीज को लेकर के हम लोगों ने देखा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है जब राज्य के चुनाव और देश का चुनाव एक साथ हुआ है बहुत सारे राज्यों में, और हमने देखा है कि राज्य में अलग पार्टी जीत रही है और लोकसभा में अलग पार्टी को वोट मिल रहा है। तो जनता हमारी बहुत समझदार है। हमारे देश में लोकतंत्र जो है हजारों वर्षों से चला आ रहा है
एकदम ग्रामीण जनता भी जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक रही है, तो वो चीजों को समझती है कि राज्य स्तर पे उसको कैसा नेतृत्व चाहिए, केंद्र ठीक स्तर है। पर कैसा नेतृत्व बिल्कुल। चाहिए। और अक्सर ऐसा होता रहा है, ऐसे चुनाव होते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के आम जनता को कोई परेशानी है। हाँ, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना करके बाधा डालने की, रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा, तो ठीक है, ये उनका हक है। उनको लगता है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है तो डालेंगे। वैसे अगर इलेक्शंस होते हैं तो केवल वन टाइम दिक्कत यही आनी है, यानी कुल कि मिला जिन- जुलाकर अमिताभ जी, आपके तरफ से हम यही समझे कि वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र के फेवर में होने वाला है। हाँ, ये बात चलिए। विपक्ष को भी समझना चाहिए बिल्कुल। और जनता और देश के इसकी प्रति- इसकी जिम्मेदारी अब मोदी सरकार पर होगी कि वो विपक्ष और अन्य पार्टियों और खासकर क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे इस विषय में समझा पाती है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपका। तो देखिए, खबर वन नेशन वन इलेक्शन से हम आपको बता रहे थे और अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े और तमाम बिंदुओं पर विस्तार से हमने चर्चा की कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन में जो चुनौतियां तो है ही हैं सरकार के, लेकिन इसके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो देश के लिए लाभकारी साबित होंगे। हालांकि अब देखना होगा कि जब शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो कैबिनेट है इस बिल को पेश करेगी, तब विपक्ष का रवैया क्या कुछ होने वाला है और आखिर किस तरह से मोदी सरकार और मोदी की ये कैबिनेट विपक्षी पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों को इस विषय में समझा पाती है। तो दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें 23.27 लाख वोटर शामिल हैं। अभी तक 50.17% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ 56.86% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम पुलवामा में 29.84% वोट डाले गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होंगी। यहां अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल रहे हैं। उनके लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में दक्षिण कश्मीर की 22 सीटों पर चुनाव हुए थे, तब 11 सीटों पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को जीत मिली थी। भाजपा और कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 सीट, पीडीपी 5, कांग्रेस 4 और भाजपा 3 पर आगे थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9, नेशनल कॉन्फ्रेंस 6, पीडीपी 4 और भाजपा 2 सीटों पर आगे रही। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 11, पीडीपी 5, कांग्रेस और भाजपा को 3-3 सीटों पर बढ़त मिली थी। तो ये समीकरण हम आपको लोकसभा चुनाव की बता रहे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बारी है। भारी तादाद में लोग निकलकर उनको सुनने के लिए आए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है। युद्ध स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और मैंने अभी स्टेज देखी है, ग्राउंड देखी है, लगभग पूरा क्षेत्र सजा हुआ है। पूरा श्रीनगर ऐसे लग रहा है कि दुल्हन की तरह सजा है और जम्मू कश्मीर की जनता का ये उत्साह देखकर यकीन होता है कि ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के लिए माइलस्टोन साबित होगा। तो चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ विनोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी, देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग जारी है और जो परसेंटेज और ग्राफ इतने हाई दिख रहे हैं 10 साल के बाद, क्या कुछ ये आसार, इनके आयाम क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? देखिए राघवेंद्र, जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है वोटिंग का जम्मू कश्मीर में, वो ये बता रहा है कि हिंसा कोई नहीं चाहता और भारत में जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसमें उनका विश्वास फिर से जगा है। और ये जो स्थिति बनी हुई है, हम किश्तवाड़ की बात आपने जैसे भी कही थी कि किश्तवाड़ में 70% से ज्यादा मतदान हो गया है, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और ऐसे रिकॉर्ड बनना मतलब जम्मू कश्मीर में आप कल्पना नहीं कर सकते। खासतौर से घाटी की जो बात है, क्योंकि ये 24 सीटें जो है वो सब घाटी की सीटें हैं और घाटी की सीट में ये माना जा रहा था अभी तक कि भाई अलगाववादी बहुत बड़ी कोई साजिश करेंगे और वो इलेक्शन से लोगों को दूर रखेंगे, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम हो गई और सरकार इस मामले में बड़ी कामयाब हो गई है। और इन 7 जिलों की जो 24 सीटें हैं जिन पे जिस तरह से मतदान हो रहा है, वो मतदान अपने आप में एक बड़ी, और जैसा कि अभी वहाँ के संवाददाता बता रहे थे कि काफी उत्साह है लोगों में। मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि काफी उत्साह है लोगों में और लोग ये चाहते हैं कि अब शांति लौटना चाहिए। घाटी जिस काम के लिए जानी जाती थी, जिस शांति के लिए, जिस पर्यटन के लिए घाटी जानी जाती थी, उसका काम अब दोबारा से शुरू होगा और वापस से जो
वर्ल्ड टूरिज्म है वो घाटी में डेवलप होगा और ये चुनाव बड़ा मील के पत्थर साबित होने वाले हैं राघवेंद्र। लेकिन विनोद जी देखिए, जब इस तरह से परसेंटेज बढ़ता है और एक लंबे अरसे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, किस तरफ ये इशारा करेगी? क्या लोग वहां जो वोट डाल रहे हैं वो इस आधार पर डाल रहे हैं कि जो पहले उन्होंने जो तस्वीरें देखी हैं जम्मू कश्मीर की, उसको हटाने के लिए, उसको दूर रखने के लिए वोटिंग परसेंटेज अगर डाली जा रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सारी वोटिंग परसेंटेज जाएगी। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जो पहले से पार्टियां रूल कर रही होती है उनके फेवर में भी कभी परिणाम चले जाते हैं। तो अभी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसके तरफ इशारा कर रहा है? देखिए राघवेंद्र, कश्मीर की जहां तक बात है तो कश्मीर में इस समय किसके पक्ष में वोटिंग जाएगी ये मायने नहीं रखती। वोटिंग होना बहुत मायने रखती है क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये वोटिंग हो रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि घाटी में विदेशी हस्तक्षेप न्यूनतम स्तर पर है और विदेशी सहायता अब वहां पे लोगों को नहीं मिल रही है। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमको जिस देश में हम रह रहे हैं उसके लोकतंत्र के साथ हमको आना चाहिए और मजबूती के साथ अपने अधिकारों की भी रक्षा करना चाहिए और देश की भी रक्षा करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मायने नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाभ मिलेगा या कांग्रेस को या पीडीपी को। ठीक है विनोद जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ इस खबर पर। तो ये खबर आपको हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सबसे कम प्रतिशत अगर वोटिंग की बात करें तो पुलवामा में हुई है। लेकिन वही अगर आप टोटल ग्राफ देखते हैं तो 70% से अधिक जहां वोटिंग देखने को मिल रही है। अभी शाम 6 बजे तक जो अभी वोटिंग है वो डाली जानी है। इस बीच जो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आ रही हैं, लोग उत्साहित है। देखिए स्क्रीन पर लोगों को देखिए आप, किस तरह से वो घरों से बाहर आ रहे हैं, महिलाएं बाहर आ रही हैं, वहाँ के युवा जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, उनमें उत्साह है क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव होना लाजमी है। लोगों के भीतर कहीं ना कहीं एक ललक है, लालसा है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें, एक बेहतर सरकार को अपने राज्य में स्थापित करें। तो तीसरी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर है, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहीं। इस बार कांग्रेस 2 फेज में घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में इसे जारी किया जाएगा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से 7 गारंटी अनाउंस कर रहे हैं। इन गारंटी को हम लागू करेंगे, इसलिए इनका नाम हमने 7 वादे पक्के इरादे रखा है। हमारा मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इन वादों को हम पक्का निभाएंगे। कांग्रेस सपने देख रही है, लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उन्होंने जो लाइन में खड़ा किया, लोगों को 3-3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, ये कैसे दावा कर रहे हैं? इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए, ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं, ये लोगों को नहीं खुश करते, दामाद को खुश करते। बहुत बड़े सीटों के साथ आप देखना, ऐतिहासिक सीटें जीत करके बीजेपी तीसरी बार सरकार बना। देखिए ये हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, जहां आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो अपनी जारी कर दी है। हालांकि 2 फेज में मैनिफेस्टो जारी होना है। आज दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मैनिफेस्टो जारी हुआ। 53 पन्नों का ये मैनिफेस्टो है और इसके बाद दूसरे फेज का जो मैनिफेस्टो वो चंडीगढ़ से जारी किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं और बहुत जल्द वो भी अपने मैनिफेस्टो के साथ लोगों के बीच में आएगी। लेकिन देखिए जो कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो का नाम दिया है, उसका नाम उन्होंने दिया है 7 वादे पक्के इरादे, इसलिए क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं कि 7 वो बड़े वादे हैं जिनको इस विधानसभा चुनाव में वो पूरा करेंगे और अपने वादों से मुकरेंगे नहीं। हालांकि इन वादों में क्या कुछ है इसको समझने के लिए सीधा हरियाणा चलते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार वहां से तमाम अपडेट दे रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश जैन पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, देखिए जब सुबह आज आपसे बात हो रही थी तो वहां बारिश हो रही थी और हमने आज सुबह आपसे बातचीत की और आपने कहा कि जिस तरह से बारिश हो रही है हमें देखना ये होगा कि अब मैनिफेस्टो में क्या कुछ बरसात होते नजर आ रही है। लेकिन अब वो जो बादल थे मैनिफेस्टो के वो फट चुके हैं, वो जो बादल थे अब बरस चुके हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि उस मैनिफेस्टो रूपी बादल से जो कुछ बरसे हैं, 7 वादे पक्के इरादे, उस बरसात में क्या कुछ धरातल पर उतरते नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आधे हरियाणा में राघवेंद्र आपने ठीक कहा कि इस वक्त जो है वो बादल बरस रहे हैं और घोषणाओं की बारिश भी लगातार हो रही है। कांग्रेस का जो वचन पत्र सामने आया, गारंटी 7 गारंटियां हैं, इसमें 250 से ज्यादा इसमें वादे किए गए हैं। अपने गारंटी पत्र में कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं, 7 बड़ी गारंटियों की बात करें तो हालांकि कुछ भी नया नहीं है,
राघवेंद्र, इसमें वही चीजें कही गई हैं जो मध्य प्रदेश चुनाव में कही गई थी, राजस्थान चुनाव में कही गई थी, छत्तीसगढ़ में कही गई थी नवंबर दिसंबर पिछले साल। और कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़ा दाव चला है। हरियाणा ने ये कहा है कि महिलाओं को वो हर महीने 2000 रुपए देगी और इस दायरे में 18 से 65 साल की महिलाएं आएंगी। तो लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में पहले से लागू है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू होने की बात चल रही है, वही योजना कांग्रेस ने हरियाणा में लॉन्च कर दी है, जो कमलनाथ ने पहले ही चुनाव में यानी कि 2023 में लॉन्च की थी मध्य प्रदेश में, हालांकि चल नहीं पाई। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है, लेकिन एक बड़ी जरूर घोषणा कहेंगे 7 गारंटियों में से एक राघवेंद्र के बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं और विकलांग 6,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया है। तो देखिए, घोषणाओं की बारिश कर दी है कांग्रेस ने, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र था बिल्कुल वो होल्ड किया है। कल बीजेपी रोहतक से अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और मुझे लगता है कि ऐसी ही सिमिलर घोषणाएं बीजेपी भी करेगी। ठीक है ब्रजेश, बने रहिएगा लगातार हमारे साथ और तमाम अपडेट्स हम दर्शकों को लगातार हरियाणा से दिखाते रहेंगे। तो इस वक्त की एक खबर हम आपको हरियाणा से बता रहे थे, जहां कांग्रेस ने जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें क्या कुछ वादे थे। ब्रजेश जी ने साफ तौर पर वो सारे वादों पर विश्लेषण भी दिया कि किस तरह से 7 वादे हैं, तमाम वादों पर वो खरे उतरने की कोशिश भी करेंगे इस चुनावों में, इस तरह का उनका वादा है। और इस पूरे मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है 7 वादे पक्के इरादे। ये 7 वादे पक्के इरादे इसलिए क्योंकि उन्होंने मुख्य रूप से वो 7 बड़ी बातें रखी हैं उसमें, जो बेहद कांग्रेस ने समझा कि ये जरूरी है हरियाणा के लिए। चौथी खबर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की है। इस पूरे मामले में पूरे देश में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली है। तो राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आज सड़कों पर नजर आई कांग्रेस और तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हुई। आखिर किस तरह से ऐसे बयान देखिए, मैं एक खड़गे साहब को जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूं, जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा ये है, आप मीडिया पे एक चीज को लेके घुमा के बता रहे हैं, पर असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया? पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। देखिए, लगातार जिस तरह से जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस का जारी है। हम आपको ठीक पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद है। लगातार कानून व्यवस्था की बात रही हो, चाहे महिला अपराध की बात रही हो, चाहे फर्जी एनकाउंटर की बात रही हो, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने जिस तरह से 18 मंडलों में जो प्रदर्शन किया है, इसकी तस्वीर साफ तौर में आज जिस तरह लखनऊ का आज पहला दिन था, ये साफ तौर पर देखा गया है। तो ऐसे में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर अजय राय लल्लू हैं, राजना मिश्रा मोना, तमाम ऐसे जो अधिकारी जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं से अब सरकार को लिए एक बड़ा सबक बनने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रदर्शन का जो दौर है, अब सरकार को जिस तरह से घेरने का काम है कांग्रेस ने वो चालू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन और आंदोलन कब तक चलेगा। लखनऊ से इंडिया हेड के लिए राशिद सिद्दीकी। तो देखिए, लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी संवाददाता राशिद सिद्दीकी जो थे वो लगातार वहां प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी करते नजर आए। उन तमाम तस्वीरें भी आपको हम लखनऊ से दिखा रहे थे कि स्क्रीन पर जिस तरह से प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। हमारे 18 मंडल पे आज ये हुए हैं, उसमें 2 मंडल हमारे 19 को होंगे, कल होंगे बनारस और मिर्जापुर, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो है इसकी सेवा दल की मीटिंग चल रही है, वो कल होंगे।
और यहाँ पर हमने 16 मंडल का किया आज पूरे प्रदेश के अंदर। और निश्चित ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ आज कांग्रेस सड़क पर उतरी है, मोर्चा लिया। जो आज राम जन्मभूमि में काम करने वाली बिटिया, उसका बलात्कार होता है, उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अंडर कस्टडी हत्याएं हो रही हैं पुलिस के द्वारा, उसमें लखीमपुर में एक इनकाउंटर हुआ है, अभी आप देखा जौनपुर में मंगेश यादव का। ये सब के खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी हुई। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं कि जो व्यवस्था उन्होंने बुलडोजर को लेकर दी है, आमतौर पर देश के संविधान के तहत जो कानून है, उसके तहत जो कोर्ट और न्यायालय बनाए गए हैं, उसके तहत उसके सामने जो भी निर्णय हो, इस प्रकार के आरोपी और दोषियों को उनके सामने पेश किया जाए और जो भी कानूनी कार्यवाही है कानूनी तरीके से होनी चाहिए, ना कि जिस प्रकार से अपने आप को बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हुए जो एक गर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी महसूस करते हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत ही शर्मनाक है। व्यवस्था, कानून व्यवस्था निर्भर करती है लोगों के विश्वास पर, और लोगों का विश्वास हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम कानून और व्यवस्था और अपने संविधान पर विश्वास रखें। लगातार जिस तरह से कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो चालू है, और जिस तरह से आज कांग्रेस का 18 मंडलों में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर जो प्रदर्शन होना था, ऐसे में तमाम तरह के जो पदाधिकारी है वो मौजूद थे। हमारे साथ में इस समय के शर्मा जी हैं जो अमेठी के सांसद हैं, उनसे बात करेंगे। आज जो आंदोलन था, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, महिला अपराध को लेकर, फर्जी इनकाउंटर को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर आज कांग्रेस ने आंदोलन किया है। हम जानेंगे उनसे कि आखिर ये किस तरह का आंदोलन था और ये कब तक चलेगा। अजय, किस तरह का ये आंदोलन था? ये जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान के ऊपर 18 मंडलों में, ये यूपी के प्रत्येक मंडल में ये हो रहा है। और ये लखनऊ मंडल का धरना प्रदर्शन था। तो जो पुलिसी अत्याचार और जो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था है, उसको लेके ये मुख्य मुद्दे हमारे थे आज के, उसी के ऊपर ये धरना प्रदर्शन था। क्योंकि कई तरह का आप लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया, फर्जी एनकाउंटर जैसे तमाम जैसे है, महिला अपराध, अयोध्या के अंदर जो एक राम मंदिर के अंदर सफाई कर्मचारी महिला के साथ जो रेप की घटनाएं हुई, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आपने कानून व्यवस्था को घेरा है लगातार। ये आंदोलन कब तक आपका चलेगा और इस पर कौन कौन से मंडलों में ये कार्यक्रम चलेगा? ये 18 मंडलों में आज तो चल रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जब तक बेहतर कानून व्यवस्था नहीं होगी, कांग्रेस सड़क पे आके संघर्ष करते रहेगी, जनता की आवाज बनती रहेगी। बुलडोजर, एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो आया बुलडोजर नीति को, जो बुलडोजर को रोका गया, तो इस पर किस तरह का प्रतिक्रिया रहेगा? बहुत अच्छा सराहनीय निर्णय है, क्योंकि बुलडोजर जो सिलेक्टिव हो गया था, तो बुलडोजर को अगर होना है तो सिलेक्टिव नहीं होना है। सेम तरह का अपराध अगर दोनों लोग कर रहे हैं तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे बुलडोजर की कार्रवाई की तो मैं निंदा करता हूँ कि ये कोई न्याय नहीं है, उसके लिए कोर्ट कचहरी है। पहले आप तथ्यों के साथ कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट जो निर्णय करे उस पर आप कार्रवाई करिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शर्मा आज भी थे और लगातार जिन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन है वो अब बढ़ता चला जाएगा। लखनऊ से इंडिया हेड के लिए राशि सिद्दीकी। तो सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन जारी और मांग ये कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का बयान दे दिया। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। हाजिर होंगे अगली बुलेटिन में 4 बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।